चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, क्या करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हमारा ये 3 से 4 दिन तक का हमारा ये रिकॉर्डिंग का रिवीजन वाला प्रोसेस चलेगा। इस रिवीजन में हम फास्ट एक तरीके से करते चले जाएंगे, एक एक बार टॉपिक को रिवाइज करते चले जाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, आपके भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका उसूल आपका बनता तो ये है कि बेटा आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से मार्क्स कटेंगे नहीं। कुछ लिख के आओगे, कुछ ना तो मिलेंगे। तो सबसे पहला उसूल तो ये कि कुछ भी आप छोड़कर मत आइए। नेगेटिव मार्किंग जब स्कूल मार्क्स आप स्कूल लाइफ से आप बाहर निकल जाएंगे, तब आपके लाइफ में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट होगी। ठीक है। तो अभी तो आपको ये कि चाहे जैसा भी क्वेश्चन है, भले समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, याद हो ना हो, आपको उसको कर देना है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डिमांड से टॉपिक अपना पढ़ने चले जा रहे हैं कि डिमांड से क्या, क्योंकि 2 चैप्टर में से पहले पढ़ चुके हैं। और हम फास्ट टैग तरीके से करेंगे बच्चे। हम फास्ट टैग तरीके से करेंगे कि हम क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके थे। हाँ, डिमांड के डेफिनेशन पढ़ चुके थे। डिमांड के हमने वो भी सारी चीज बता दी थी। तो हमारा इकोनॉमिक्स का डे 1 है आज रिवीजन का। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा, आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। डिमांड को लेके हम 4 चीज बात करेंगे। 4 चीजों को जोड़कर हम कह सकते हैं, 4 चीजों को जोड़कर हम कह सकते हैं कि भाई ये डिमांड की डेफिनेशन के अंदर आएगी। वो क्या क्या चीज हो सकती है? वो चीज हो सकती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। सेकंड चीज हो सकती है प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। उसके बाद होगा बेटा विलिंगनेस, विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इच्छा, विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। उसके बाद आएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ये 4 चीजें अगर आप इकट्ठी कर लो तो डिमांड की डेफिनेशन बना सकते हो। डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर एक बाजार में जितने उपभोक्ता वस्तु को खरीदने की इच्छा में होते हैं, वह सभी मात्राओं का जोड़ मांग कहलाता है। यही आपने पढ़ा है। है ना बच्चे? अब क्या है, मांग को, अब आपको पढ़ेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कितने हैं, डिमांड को इफेक्ट करने वाले कितने तत्व हैं। तो आप देखेंगे डिमांड को इफेक्ट करने वाले तत्व यहां पे लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब देखो, वैसे हालांकि बात बता देनी चाहिए थी पहले कि डिमांड को इफेक्ट करने के डिमांड जो है वो 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो जब बाजार में किसी एक कंज्यूमर द्वारा डिमांड अफेक्टेड होती है, डिमांड चेंज होती है, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और बाजार में सभी उपभोक्ता द्वारा, सभी कंज्यूमर द्वारा अगर डिमांड में चेंजेस आते हैं तो उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। तो जब हम सीधा बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिविजुअल डिमांड ही होता है। तो आपसे पूछा जाता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड यानी डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। डेट इज प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, हमने इसका नाम दिया था पॉटी एफ करके नाम दिया था। तो पी से प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, फिर ओ से क्या आता है, ये हो गया पी ओ, ओ से हो गया प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया। फिर हमने टी पढ़ा था, टी से टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा था। हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का था सब आपको याद आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी घटेगी तो डिमांड घट जाएगी। ठीक है। फिर एक और टी पढ़ा था, उस टी से क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था वाई, है ना। वाई का क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, यदि इनकम कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो हमारा डिमांड अफेक्ट हो जाए। एक आता एफ, क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। भविष्य में कीमत को लेके संभावना है। अगर भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो अभी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है ना, तो अभी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो अभी डिमांड कम हो जाएगी। आई बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस। यहीं पे अगर ये बात कही जाती है, यहीं पे एक चीज क्लियर कर देते हैं आपको कि अगर मान लीजिए डिमांड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था।
एक था इंडिविजुअल डिमांड, एक क्या था, इंडिविजुअल डिमांड था और एक क्या था, और एक था मार्केट डिमांड। एक है इंडिविजुअल डिमांड और एक क्या है, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है, आ कंज्यूमर होता है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर एक उपभोक्ता होता है ना। मार्केट डिमांड में क्या होता है, ऑल कंज्यूमर होता है। मार्केट डिमांड में क्या होता है, ऑल कंज्यूमर होता है। बात समझ में आ रही है, आ कंज्यूमर ऑल कंज्यूमर। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या है इसमें क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड। अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले, ये जो पढ़ा हमने, ये जितनी भी चीज हमने पढ़ी है ये फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड है ना। जब हम फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड पढ़ेंगे, इसी में जब हम इसी में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड के अंदर में ये सारी चीजें आएंगी, साथ में दो तीन चीजें और ऐड हो जाएंगी। वो क्या क्या चीजें होंगी ध्यान दीजिए हम यहीं पे बोल रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। तो जितनी भी चीज हमने पढ़ी वो सारी चीज रिपीट होंगी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये तो हमने पढ़ी रखा है, ये जो हमने पढ़ा है 40F करके तो हमने पढ़ी रखा है। इसका तीन चीजें और क्या आ जाएंगी अगला आ जाएगा सीजन एंड वेदर, मौसम तथा वातावरण। अगर मौसम तथा वातावरण की वजह से पूरे बाजार की डिमांड चेंज होती है, अगर गर्मी आ रही तो पूरे बाजार में गर्मियों के कपड़े बिकेंगे ना, सर्दियों के कपड़े बिकने बंद हो जाएंगे। ठीक है, सीजन एंड वेदर। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो लोग पॉपुलेशन का तो मतलब समझ जाते हैं, साइज का मतलब भी समझ जाते हैं, कंपोजिशन नहीं समझ पाते। जहां पे आबादी बहुत ज्यादा होगी वहां पर डिमांड ज्यादा होगी। कंपोजिशन का मतलब ये है कि जो आबादी है वो किस टाइप की है, उसका वर्ग क्या है। पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं तो उससे रिलेटेड आइटम ज्यादा बिकेंगे, है भाई। जहाँ पे मान लो, जहाँ पे अगर हिंदू आबादी ज्यादा है तो पूजा पाठ के सामान ज्यादा बिकेंगे। जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पे क्या कहते हैं, मुस्लिम से रिलेटेड संबंधित जो सामान है वो ज़्यादा बिकेंगे, है ना। जहाँ पे स्टूडेंट की मात्रा ज़्यादा है तो स्टूडेंट से रिलेटेड पॉपुलेशन है, लेकिन किस टाइप का पॉपुलेशन है। जैसे दिल्ली में कुछ जगह फेमस है स्टूडेंट के लिए, जैसे मुखर्जी नगर हो गई, लक्ष्मी नगर हो गए, ये कुछ ऐसे एरिया जो पढ़ने के लिए फेमस है, यहाँ पे अड्डा है पढ़ाई का, तो वहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड आइटम ज़्यादा बिकते हैं, है ना। तो साइज तो पता है कि ज़्यादा साइज होगा पॉपुलेशन का डिमांड बढ़ेगी, लेकिन साइज में ये भी देखना होता है किस टाइप का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो रेस्टोरेंट की डिमांड ज़्यादा होगी, फूड आइटम की डिमांड ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हाँ और एक लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब होता है, आय का वितरण, कि जो आय का जो वितरण है वो किस प्रकार है। हम जिस जगह पे हैं, आय का वितरण का समाज ऐसा है जिसमें हैवी इनकम लो वाले लोग रहते हैं, हैवी इनकम वाले लोग, पूरे मार्केट में हैवी इनकम वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ पे डिमांड हमेशा हाई रहेगी। जहाँ पे लो इनकम ग्रुप रहता है वहाँ पे डिमांड कैसे रहेगी, लो रहेगी। बात समझ में आ रही है, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, इस टाइप से। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद आपसे टॉपिक पूछता है डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबल, हिंदी में इसको कहते हैं तालिका। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल वही दो तरह के डिमांड शेड्यूल होंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखिए कैसे कहता है ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, देखिए कैसे आएगा। इसके बाद आता है शेड्यूल। अब शेड्यूल यानी हिंदी में कहते हैं इसको तालिका, हिंदी में कहते हैं इसको तालिका। तो दो तरह की डिमांड शेड्यूल हो जाती है, अगेन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, दो तरह की तालिका होती है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सीधा कहता है कर्व ग्राफिकल ऑफ द, देखो ये कहता है इट रिफर्स टू द, इट refers to the, it refers to the graphical representation, graphical representation, graphical representation of individual, अच्छा एक कर्व है एक सेकंड,
यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया। जस्ट अ मिनट। ध्यान दीजिए, जो डिमांड शेड्यूल है डिमांड शेड्यूल दो प्रकार की होगी, इंडिविजुअल और मार्केट। ये क्या बताता है, एक तरीके से एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। इट इज टैबुलर, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है which shows, it is a tabular representation which shows all the possible all the possible, आप कह सकते हैं all the possible demand at given price by an individual, by an individual। जो जो शेड्यूल है वो क्या है, शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि भाई जितने भी पॉसिबल इसके अंदर, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शो ऑल द पॉसिबल डिमांड एट अ गिवन प्राइस। जब जो प्राइस चल रहा है उस पर कितना डिमांड हो सकती है, वो भी एक बाय एक इंडिविजुअल के द्वारा। और ये क्या है, मार्केट में क्या होगा, ये भी सेम होगा, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस टाइप से, भाई यहाँ पे प्राइस चलेगा और यहाँ पे डिमांड चलेगी। प्राइस यहाँ पे 2 है तो डिमांड 10 है, प्राइस यहाँ पे बढ़ के 4 हो गया तो डिमांड घट के 8 हो गई, प्राइस बढ़ के 6 हो गया तो डिमांड 6 हो गई, प्राइस बढ़ के 8 हो गया डिमांड 2 हो गई, प्राइस बढ़कर 10 हो गया, सॉरी प्राइस बढ़कर 10 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई 2 हो गई। तो ये भी क्या है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इट्स अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच shows all the possible demand, which shows all the possible demand at given price by all the individual। बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के क्या बन जाता है, मार्केट बन जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑल द इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल को मिला के क्या किया जाएगा, मार्केट बनाई जाएगी। बात समझ में आ रही है, पक्की बात। चलिए देखो बच्चों, इसके बाद आपसे कहेगा लॉ ऑफ डिमांड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड बेटा ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, और जब जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। या इनको सरल भाषा में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। फिर उसके बाद कहेंगे व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो पहले आपको इन दोनों के बीच का अपोजिट रिलेशन बताना है। सीधा कहोगे देयर इज अ inverse there is a inverse relationship, there is a inverse relationship between price and the quantity demanded, there is a inverse relationship between the price and the quantity demanded। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड में सीधा कहोगे when price increases demand decrease and vice versa, ये भी लिख सकते हो, तथा इसके विपरीत, एंड वाइस वर्सा ये भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ध्यान दो बच्चे, अब क्या आएगा इसमें, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, ये सारी चीज आ गई। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि इस लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या हैं। अजम्पशंस का क्या मतलब होता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मान के चलते हैं। तो अजम्पशन पे ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे अजम्पशंस, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान देना बच्चे अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पहली अजम्पशन क्या होगी, देखो जितने भी इसके फैक्टर्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के,
जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग है वो सारे कांस्टेंट कर दो, सबको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। जैसे क्या क्या कांस्टेंट करना है आपको याद होगा देखो आपको लॉ ऑफ डिमांड का याद होगा, प्राइस, अदर गुड्स, डेट्स एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। उसमें सिर्फ अपने प्राइस को छोड़कर, अपने प्राइस को, बाकी जितनी चीज इसको हम क्या कहते हैं, अदर फैक्टर। क्या कहते हैं हम इसको, हम इसको अदर फैक्टर्स कहते हैं। तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। आपने ये जो डेफिनेशन लिखी है इसमें भी बात आ सकती है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। उसके बाद लिख सकते हैं एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हो, एंड other factor remain constant, other factor remain constant। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अजम्पशन क्या होगा, इसमें जितनी भी चीजें हैं प्राइस को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। जितनी भी चीजें प्राइस को छोड़ के बाकी सबको क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। कैसे करना है ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे कर सकते हो आगे ध्यान दीजिए, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड बी सेम, वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अदर गुड्स में दोनों बातें आ जाती हैं, सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों आ जाने चाहिए। हम इसको ये भी कह सकते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स या सब्सिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज, है ना, ये भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या आ सकता है, मैंने यहीं पे 2 पॉइंट कवर कर लिए। फिर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड नॉट बी चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड नॉट बी चेंज, should not be change, technology will be constant, technology will be constant। फिर क्या है, y है, y का मतलब क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी सेम, क्या होगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर इनकम ऑफ कंज्यूमर should be same, there is no future expectation regarding price, there is no future expectation, there is no future expectation regarding, there is no future expectation regarding price प्राइस को लेके कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें। आगे ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका जरा ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड जो होता है ये किसको शो करता है ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। किसको शो करता है, ये नेगेटिव रिलेशन को। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा डिमांड कर्व होगा, ठीक है। डिमांड कर्व हमारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे शो करेगा, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये शो कर रहा है प्राइस, ये शो कर रहा है क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा प्राइस डाउनवर्ड हुआ, ये अगर P1 होगा तो क्वांटिटी हमारी बढ़कर Q1 हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम हमारा डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है हाँ, चलिए ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। और जो भी हम बात कर रहे हैं किसकी बात है, ये इंडिविजुअल की यहाँ तक। आगे बात करें, आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा रह जाता है, शिफ्ट मोमेंट। अभी इसके बाद भी आया था, आगे बात करें। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, रीजन का क्या मतलब होता है भैया, जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या, जब प्राइस और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। इसका रीजन पढ़ेंगे, क्या क्यों होता है ऐसा,
ठीक है, ये तो हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, इसका हम रीजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रीजन जो है हमारे पास, सबसे पहला जो रीजन हमारे पास वो क्या है? सबसे पहला रीजन सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको समझने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का आप इस बात को समझिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा क्यों करता है। आखिर हम किसी भी चीज की, वस्तु की कीमत कम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अब हमें वो पहले बराबर संतुष्टि नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम उस चीज को इतना यूज कर चुके हैं, इतना कंज्यूम कर चुके हैं कि हमें पहले जैसी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो जब हम पहले जैसी संतुष्टि नहीं मिल पा रही तो कीमत भी पहले जैसी नहीं होनी चाहिए। हमें संतुष्टि कम दे पा रहा है वो, तो कीमत भी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी वस्तु की कीमत तभी देने को तैयार हो जिससे हमें उससे उसकी वर्थ निकलती हो, अगर वर्थ मिलती है ना, हमें उससे। आपने सुना होगा शॉप ड्रिपिंग का बिजनेस, शॉप ड्रॉपिंग क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है। उसमें कौन से मॉडल चल रहे होते हैं, कौन से बिजनेस चल रहे होते हैं? जो यूनिक आइटम होते हैं, यूनिक आइटम ही चल रहे होते हैं। यूनिक आइटम अगर सबके पास पहुंच गया, सब उसके बारे में जान गया, फिर वो आइटम नहीं चलेगा, फिर दूसरा आइटम ढूंढो मार्केट में कोई ऐसा, है ना। तो आप उसके पैसे के वर्थ तभी दे पा रहे हो तो जब आपको यूनिक लग रहा होता है। यूज कर करके आप उसको यूज टू हो चुके हो, फिर उसके ज्यादा पैसे देने को आप तैयार नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? ये सारा मामला है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जब हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती रहती तो वस्तु की कीमत भी कम होनी चाहिए। आई बात समझ में? आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है? अब समझ में आया हम कम कीमत में अधिक डिमांड क्यों करते हैं। जब कीमत कम हो जाती तो हम अधिक डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि अब वो हमारे सेटिस्फेक्शन के अनुसार होता है। अरे हाँ, है ना। बेसिकली आप सारे के सारे अभी भी पता है सपने में हो। कम कीमत पे लोग ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं? कम कीमत पे ज्यादा डिमांड क्यों? क्योंकि कीमत कम होती अब वो हमारे सेटिस्फेक्शन के अनुसार बिक रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्या है, क्या रीजन है? अगला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए टी है और कॉफी है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर चाय की कीमत और क्वांटिटी, कॉफी की कीमत और क्वांटिटी, चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है तो अब क्या हुआ कि कॉफी वाले की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इसके कॉफी के मुकाबले अब चाय महंगी हो चुकी है। तो कुछ कस्टमर चाय वाले कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कॉफी वाले ने कुछ भी नहीं किया, ना चेंज किया, ना इंक्रीज किया, ना डिक्रीज किया, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है मार्केट में जिसने कुछ ऐसा किया जिसका असर इसके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पे पड़ा है ना। इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी मेरे प्रतिस्थापन वस्तु ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके वजह से उसके प्रतिस्थापन वस्तु पे कुछ असर पड़ा है। अगर मेरा कॉम्पिटिटर अपने वस्तु की कीमत को बढ़ाता है तो बाय डिफॉल्ट मेरा प्रोडक्ट उसके सामने सस्ता हो जाएगा, तो अब लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। या फिर अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट सस्ता हो जाएगा, तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका उल्टा भी पड़ सकता है। इसका उल्टा क्या कि अगर मैं कीमत चाय की कम कर दूं तो लोग कॉफी की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री कार और पेट्रोल, ये वैसे सब्स्टिट्यूशन बोल रखा तो सब्स्टिट्यूशन में इसका एग्जांपल नहीं आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात कर रहा है। तो लोग कम कीमत पे ज्यादा क्यों खरीदते हैं भाई? लोग कम कीमत पे ज्यादा क्यों खरीदते हैं? सब्स्टिट्यूशन का असर। अगर यहाँ पे कीमत कम हो गई है तो दूसरा वस्तु इसके मुकाबले महंगा हो गया, इसलिए इसकी डिमांड, कीमत कम होती है, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझो, सिर्फ इसकी बात करो। इसकी कीमत कम हुई, चाय की कीमत कम होती, कॉफी क्या लग रहा है? महंगा लग रहा है। चाय की कीमत कम होती, कॉफी क्या लग रहा है? महंगा। उसने प्राइस कम नहीं किया लेकिन फिर भी वो क्या लग रहा है? उसने ज्यादा नहीं किया फिर भी वो क्या लग रहा है? महंगा लग रहा है। इस वजह से लोग इसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा करेंगे। बताओ, बात समझ में आ रही है? पक्की बात? हाँ, आगे समझिए। इसके बाद क्या आएगा? इनकम इफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनकम इफेक्ट। क्या कहता है इनकम इफेक्ट? क्या कहता है भाई इनकम इफेक्ट? क्या कहता है? आप क्या पढ़ रहे हो? लॉ ऑफ डिमांड, है ना। जब किसी की इनकम बढ़ती है, जब किसी की इनकम बढ़ती है तो अपनी डिमांड बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। तो इनकम इफेक्ट क्या कहते हैं? जब जब किसी वस्तु की इनकम बढ़ती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर को हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर को क्या कहते हैं? क्रय शक्ति। जब इनकम बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो चीजों की ज्यादा डिमांड करेगा।
चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेगा। और ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, अच्छा क्रय शक्ति जो है परचेजिंग पावर दो चीज़ों से बढ़ती है, या तो कमाई बढ़ जाए या तो वस्तु की कीमत कम हो जाए। कोई चीज़ अगर सस्ती होगी तो भी मेरे को खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी ना उसको। पहले मैं 20 रुपए में 2 किलो आलू खरीदता था, 10 रुपए किलो आलू, अब 8 रुपए किलो हो गए तो 2.5 किलो खरीद पाऊंगा ना। कीमत मेरी, मैंने अपनी कमाई को नहीं बढ़ाया, लेकिन वस्तु की कीमत ऐसी कम हो गई कि मैं ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या इनकम इफेक्ट है भाई अगर इनकम मेरी कम हो जाए तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। और परचेजिंग पावर कम होती है, डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, पक्की बात। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशनल कंज्यूमर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एडिशनल कंज्यूमर। कितना, कौन सा पॉइंट है, चौथा, ये आ जाएगा एडिशनल कंज्यूमर। एडिशनल कंज्यूमर का क्या क्या मतलब होता है, आप पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड का रीजन, क्यों कम कीमत पे लोग ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा कीमत पे कम खरीदते हैं। तो उसका एक कारण ये भी है एडिशनल कंज्यूमर, जैसी कीमत कम होती है तो भाई जो व्यक्ति 10 रुपए में चाय खरीद रहा था, अगर 8 रुपए की चाय हो जाती है तो 10 वाला तो खरीद पाएगा। जो पहले 10 रुपए में चाय खरीद रहा था, अगर चाय की कीमत 8 रुपए हो जाए तो क्या 10 में जो खरीद सकता था, क्या 8 में नहीं खरीद सकता, खरीद लेगा ना। अब वो लोग भी खरीद पाएंगे जिनको 10 रुपए में महंगा लग रहा था, नहीं खरीद पा रहे थे, जो इस इंतजार में थे कि 8 रुपए का होगा तो खरीदेंगे, बिकॉज हमारी शक्ति नहीं है कि हम 10 रुपए में खरीद पाए। पॉइंट समझ में आ रही बात आया ना। तो जैसी कीमत कम होती तो कुछ एडिशनल कंज्यूमर जो पहले खरीदने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो इस नई कीमत पे अफोर्ड कर पाएंगे, तो एक्स्ट्रा कंज्यूमर जुड़ जाते हैं। भाई देखो ऐसा भी हो सकता है, जो पहले 10 रुपए में खरीद पा रहा था, 8 रुपए में अब वो ज्यादा खरीदेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो इस वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अब वो लोग भी जुड़ जाएंगे जो पहले से नहीं खरीद पा रहे थे, पहले उनकी तुलना में ये महंगा लग रहा था, है ना, अब वो लोग भी खरीद लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा एडिशनल कंज्यूमर में, आप सीधा लिखेंगे कि जब किसी भी चीज की कीमतें घटती हैं तो न्यू कंज्यूमर ऐड हो जाते हैं, क्योंकि पहले की कीमत पे वो खरीद नहीं कर पा रहे थे। और तो यही होगा एडिशनल कंज्यूमर, प्राइस कम होने पे हमेशा क्या होता है, नए कस्टमर ऐड हो जाते हैं, इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड आप क्या कहते हैं, कीमत कम होने पे ज्यादा डिमांड होती है। अगला क्या है इसके बाद, डिफरेंट यूजेज। अगला आता है डिफरेंट यूजेज। क्या है डिफरेंट यूजेज, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ही अलग अलग डिफरेंट यूजेज है, अलग अलग डिफरेंट यूजेज पे है, और उसकी कीमतें क्या होती हैं, अगर बढ़ती हैं अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी अगर प्राइस, कोई डिफरेंट यूज वाला आइटम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मिल्क हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। भाई आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो चार्जेस के फॉर्म में आती है, आप उसको अलग अलग ट्यूबलाइट, फैन, पंखे, है ना, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, है ना, और बहुत सारे इक्विपमेंट है घर में, चिमनी, बहुत क्या कहते हैं ओवन, इन सब में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आ रहा है एक ही फॉर्म में, आप उसको अलग अलग आइटम में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आइटम जो आपके घर में अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे दूध का इस्तेमाल, दूध, घी, क्रीम, मक्खन, खोया, पनीर, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती है, चाय, लच्छी, छाछ, सब बन सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा आइटम है जो अलग अलग आइटम में इस्तेमाल होता है और उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, बहुत ही लिमिटेड करेंगे, बहुत ही लिमिटेड करेंगे। बिजली के रेट बढ़ जाए, जैसे अभी 200 यूनिट फ्री चल रहा, मान लो अनाउंसमेंट हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए कि 200 यूनिट बंद, पर तुम्हें लगता है फालतू चीज़ें लेंगी, जो सड़कों पे लोग घर के बाहर भी जो लाइट जलाते थे, दरवाजे पर रोशनी होनी चाहिए, वो भी बंद हो जाएंगी, सीढ़ियों पे लाइट बंद हो जाएंगी, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर, तो अगर ऐसे केसेस में प्राइसेस बढ़ते हैं, देन क्या हो जाएगा, इनका यूज बड़ा ही लिमिटेड हो जाएगा है ना। और अगर इनके प्राइसेस अगर घट जाते हैं, देन यूज क्या होगा, इन्फिनिटी। लोग इसका बहुत ही इन्फिनिटी टाइप से भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, पक्की बात। डिमांड का टॉपिक पूरा क्लियर होगा, शिफ्ट इन डिमांड भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।